अप्लाइड हिस्ट्री। तो अप्लाइड हिस्ट्री जो टर्म है सबसे पहले यूज हुआ था 1909 में, बेंजामिन शैम्बॉग, ये जो है इतिहासकार, इन्होंने ये टर्म यूज किया था। तो ये चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मतलब क्या है बेसिकली ये चैप्टर का। तो ये चैप्टर का मतलब है कि कोई भी चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ओके, और अपनी ज़िंदगी को सुधारना है तो उस चीज़ का इतिहास आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शादियाँ होती है ना, सोसाइटीज़ में आप लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हो। शादी जब होती है तो लड़के का बैकग्राउंड देखा जाता है ना, कि लड़का क्या है, कहाँ से पढ़ा लिखा है, क्या करता है। सेम लड़की का भी बैकग्राउंड देखा जाता है। तो क्यों देखा जाता है बैकग्राउंड? तो बैकग्राउंड देख के यही समझ में आता है कि भाई इसके साथ में खुश रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, और आने वाले समय मतलब सही से रहेगा कि नहीं रहेगा इस इंसान के साथ। तो उसी प्रकार से तो हर चीज का हिस्ट्री अगर आपको पता है ना, तो आप अच्छे फैसले ले सकते हो जीवन के। ठीक है। और आज का आपका जो जीवन है वो इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उसकी वजह से है। तो यही ये चैप्टर का पूरा एसेंस है। क्लियर है? ओके। तो इसमें भाई 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5 एरियाज हैं, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 3.1 कि अप्लाइड हिस्ट्री है क्या। सो अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। तो भाई अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई देख लेते हैं पब्लिक हिस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक है। पीपल हैव lot of misgivings about the practicality of knowledge of history. For example, history is usually thought as a field of interest only for historians and students wishing to pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive fields. तो यहाँ पे 3 मेन चीज बताई गई है। सबसे पहली बात ये बताई गई कि लोगों को बहुत आशंका है कि इतिहास का अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो उसका क्या उपयोगिता है, उसका क्या बेनिफिट है। मुझे मतलब हिस्ट्री चीज़ों का पता है मुझे, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा लोगों को बहुत आशंका है। ठीक है। दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इतिहास जानना खाली जो इतिहासकार है उनके लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो इस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ही इम्पोर्टेंट है। और इतिहास का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, ओके, यानी हमारा जो वास्तविक जीवन है उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम लोग को इतिहास के बारे में पता है तो कुछ फायदा नहीं है हमारे वास्तविक जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। और हिस्ट्री का नॉलेज होने से हम लोग को कोई आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं होता है, यानी इकोनॉमिकली कोई प्रोडक्टिव फील्ड नहीं है। यानी हम लोग को अगर हिस्ट्री पता है तो हम लोग ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, या कुछ और तरीके से आर्थिक रूप से हम लोग को कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे बहुत सारे एक सॉर्ट ऑफ गलत फहमी है लोगों को कि कुछ फायदा नहीं होता है इसका लाइफ में, कुछ हम लोग को इम्प्रूव नहीं करेगा इकोनॉमिकली, इसका हमारे प्रेजेंट लाइफ से वास्तविक लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो सारे भ्रम है लोगों के, इसको दूर करने के लिए पब्लिक हिस्ट्री हेल्प करती है। सो पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। तो भाई पब्लिक हिस्ट्री ये जो सारी आशंकाएं हैं लोगों की जो हमने डिस्कस की, इसको वो दूर करती है। और इतिहास जो है, हिस्ट्री, इसको मीनिंगफुल बनाती है। आपके लिए मतलब है हिस्ट्री का आपके जीवन में, ऐसे ही नहीं है। और आपको तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया था एक शादी का। ठीक है। तो वहीं आपको समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, फॉरेन के देशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कोर्सेज होते हैं पब्लिक हिस्ट्री में, यानी अप्लाइड हिस्ट्री में कोर्सेज होते हैं, पब्लिक हिस्ट्री में कोर्सेज होते हैं। ठीक है। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इज एन इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु, कर्नाटका। दिस इंस्टीट्यूट हैज एन independent department named Center for Public History.
This department has taken up various projects and research in field of public history. तो इंडिया में अगर कोई पब्लिक हिस्ट्री या अप्लाइड हिस्ट्री के क्षेत्र में पढ़ना चाहता है, प्रोजेक्ट करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो ये इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। तो इसके मेरे पास फोटोज़ हैं और इसकी वेबसाइट भी हम देख लेंगे। तो ये इंस्टीट्यूट का लोगो है, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। इसको सृष्टि भी बोलते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक क्या दिया है, सृष्टि। ओके, तो मैंने फिर वही यहाँ पे लिखा है। तो ये उसकी बिल्डिंग है और ये वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या सेमिनार्स हैं जब ऑर्गेनाइज किया गया। तो एक्चुअली मैंने चेक किया, बहुत वंडरफुल इंस्टीट्यूट है। ओके, और इसकी वेबसाइट, ये इसकी वेबसाइट है, देख सकते हैं, सृष्टि इंस्टीट्यूट आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, मतलब डिजिटल आर्ट्स, फिल्म, लैंग्वेज आर्ट्स, फोटोग्राफी, पब्लिक हिस्ट्री, विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल इफेक्ट्स, इतने सारे हैं। तो गाइज आप लोग अपना करियर बनाएंगे तो और भी चीज़ों को समझो भाई, इंजीनियर डॉक्टर ही सिर्फ 2 एरियाज नहीं है, ठीक है। तो ये पब्लिक हिस्ट्री का देख सकते हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन है इसका, और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है CPH के प्रोजेक्ट्स। ओके, सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। इसमें से एक लास्ट प्रोजेक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये और भी सारे फोटोज है वो इंस्टीट्यूट के, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो बच्चे और डिटेल चाहें तो उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times। ठीक है, और टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या मतलब है इसका? तो भाई अप्लाइड हिस्ट्री जो है या पब्लिक हिस्ट्री जो है, ये ऐसा क्षेत्र है पढ़ाई का, ठीक है, यानी अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है पढ़ाई का जहाँ पे इतिहास को, हिस्ट्री को यूज करके हम हमारी जो आज की जीवन है और हमारा जो फ्यूचर में जो जीवन होने वाला है उसको कैसे सुधार सकते हैं, वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो वही वो बता रहे हैं, अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद, यानी अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है पढ़ाई का जिसको हम इस्तेमाल करेंगे हमारे आज के जीवन को और फ्यूचर के जीवन को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ, इंडिया में आज डेमोक्रेसी है, ओके, हमारा लोकतंत्र देश है, तो हमें पता है कि हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए भारत में। ओके, तो डिक्टेटरशिप होगा तो, क्योंकि डिक्टेटरशिप का पूरा इतिहास हम लोगों को पता है, तो वो बर्बाद कर देगा, लाखों लोगों की हत्या हो जाती है डिक्टेटरशिप में। तो अप्लाइड हिस्ट्री का आपने देखा ना, हमने कैसे यूज किया हमारे फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, कि हम लोग हमेशा लोकतंत्र देश रहेंगे। इसी प्रकार से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपका कोई कंट्री के साथ में वॉर हुआ है, तो आपको समझ में आता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी रखनी है इतिहास की वजह से। तो इसी प्रकार से आपके नॉर्मल जीवन में भी बहुत हेल्प मिलता है अप्लाइड हिस्ट्री का। आप किसी भी चीज का अतीत अगर अच्छे से जानते हो, फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर मैं कोई क्लास में जाता हूँ तो मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ कि भाई ये स्टूडेंट्स जो है इनमें सबसे मस्तीखोर कौन है, सबसे चंचल कौन है, या उस प्रकार के स्टूडेंट्स, ताकि मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं उस क्लास को। तो अगेन क्योंकि क्या है, उससे फिर मुझे आराम हो जाता है, आगे मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ उस क्लास में। तो वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है पढ़ाई का जहाँ पे इतिहास को इस्तेमाल करके हम लोगों की जिंदगी को, जो आज जो उनकी जिंदगी है और जो फ्यूचर में उनकी जिंदगी होगी, उसको इम्प्रूव कर सके, बेटर कर सके। ठीक है, कंटेम्पररी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू प्रेजेंट टाइम, ओके, आज के समय में। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. Okay? तो देखो, कोई भी आपका अगर समाज है, सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, सामाजिक इश्यूज होते हैं उसमें बहुत सारे, ठीक है। तो तो हम लोग क्या करते हैं ना, समाज में हमेशा हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे आप अपने लाइफ में, अभी आपका 10th का बोर्ड आने वाला है, तो आप प्लानिंग करके आगे चलोगे ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए। उसी प्रकार से समाज
आगे बढ़ते रहे सही दिशा में, उसके लिए सोशल प्लानिंग होती है। तो समाज में, आज के समाज में, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है आज के समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कचरा, थूकना, गंदगी। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इतिहास को स्टडी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं इतिहास से। कि एक शहर है, सपोज हमारे बाजू वाला एक शहर है, वो एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका इतिहास को स्टडी करेंगे, उससे फिर हम लोग नॉलेज लेंगे। अच्छा, ये शहर इसीलिए इतना साफ सुथरा है क्योंकि वहाँ बच्चों को स्कूल में बहुत पहले से ही एजुकेशन अच्छी दी जाती है और वहाँ पे पनिशमेंट भी दिया जाता है। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री से हमको अच्छे से गाइडेंस मिला ना, और सोल्यूशन मिल गया हम लोग को, अच्छा हम लोग भी यही चीज़ करेंगे। तो ये जो सोल्यूशन हमको मिला, हमने हमारी सोशल प्लानिंग में इंक्लूड कर लिया, उसको क्या कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया उस सोल्यूशन को। और फिर हमने हमारे स्कूल्स में भी बच्चों को सिखाना चालू कर दिया, गंदगी मत करो, कचरा मत करो, बीमारियां फैलती है। और हमने पनिशमेंट भी लोगों को देना चालू किया। तो उससे हम लोगों को ये जो सोशल इशू था, ये जो प्रॉब्लम था, इसका अच्छे से निवारण मिल गया हम लोगों को। क्लियर है? ओके। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पस। इसी वजह से इतिहास का अगर आपको ज्ञान है तो आपको बहुत मदद मिलती है हर चीज में। क्लियर? द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री can create opportunities for people to participate along with the technical experts. तो गाइज, जो अप्लाइड हिस्ट्री है या पब्लिक हिस्ट्री है, इसमें जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स होते हैं, जो योजनाएं होती हैं और जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें इतिहासकार के साथ साथ नॉर्मल लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे वही सृष्टि इंस्टीट्यूट का। तो अभी हमने उनके वेबसाइट पे देखा, तो देखो उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है बैंगलोर स्टोरीस्केप्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो एक सेंट्रल बैंगलोर जो एरिया है बैंगलोर का, तो उसमें इन्होंने क्या किया, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये देखो, ये फोटो भी है वहाँ का। तो जो सेंट्रल बैंगलोर है, वो सेंट्रल बैंगलोर का जो क्षेत्र है, आप समझो उसको 4 एरिया में आपने बांट दिया। और इन्होंने क्या किया, ये लोग हर एरिया में गए, एरिया 1 में गए, और वहाँ लोगों से उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई, वहाँ के जो लोग थे, कि भाई ये जो आप जिस एरिया में रह रहे हो, उसमें अंग्रेज जब थे तो कैसा था, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या घटनाएं हुई है। और अंग्रेज़ों के बाद का समय का भी रिकॉर्डिंग किया गया, लोगों की आवाज़ों का। सेम सेकेंड जगह पे, थर्ड, फोर्थ, पूरे जगह पे, पूरे सेंट्रल बैंगलोर में अच्छे से चीज़ों को रिकॉर्डिंग किया गया। उसको हम लोग बोलते हैं ओरल हिस्ट्रीज। तो वो हर एक जगह का, वहाँ के थिएटर, वहाँ के रेस्टोरेंट, हर चीज़ के बारे में पूछ के अच्छे से पूरा रिकॉर्ड कर लिया गया और उसको आर्काइव कर लिया गया। उसको आर्काइविंग बोलते हैं, पूरा लेखन। ठीक है। और अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने एक मस्त ऑडियो पूरा बना लिया। सपोज 1 घंटे का पूरा ऑडियो मैंने बना दिया अच्छे से। और अब ये ऑडियो जो है, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम वॉकिंग टूर लेते हैं, जब घूमते हैं लोग, सेंट्रल बैंगलोर में टूरिस्ट अगर आते हैं, या आपके इंस्टीट्यूट में कोई लोग आते हैं जो बैंगलोर को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो उनको आप एक हेडफोन दे देते हो या उनकी मोबाइल में वो नोट को ट्रांसफर कर देते हो। और वो नोट से फिर हर इंसान जो है, वो जिस एरिया में है उस एरिया के बारे में उसको बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। तो यही एक इमेज है। जैसे वेही मेनन जी है, ये वही इंस्टीट्यूट की है, सृष्टि इंस्टीट्यूट की। तो ये बैंगलोर में स्टोरीस्केप्स वॉक, यानी बैंगलोर में जो ये बहुत सारे लोग हैं, इनको वॉक पे लेके गई हैं। और ये वॉक पे ये खुद तो एक्सप्लेन कर ही रही है चीज़ों को, लेकिन ये जो लोग हैं, इन्होंने अपने हेडफोन भी लगा के रखे हैं, मतलब ये लोग सुन भी सकते हैं जो हमने लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछा था। ठीक है ना, कि आप इस जगह के बारे में बताओ करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। आप इस प्रकार की चीज़ें म्यूजियम्स में भी देखते हैं। जैसे म्यूजियम्स में 100 चीज़ें रखी हैं या फोटोग्राफ्स रखे हैं, तो आप हेडफोन ले लेते हो और हेडफोन का जैसे बटन दबाते हो तो वो हर एक चीज़ को एक एक करके सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करता है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने लोगों से एक्सपीरियंस पूछ के रिकॉर्डिंग की हर जगह की। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुंबई में भी होना चाहिए। जैसे कोलाबा का एरिया कवर हो सकता है,
गेटवे ऑफ इंडिया का एरिया वहाँ पे कवर हो सकता है, बांद्रा का एरिया कवर हो सकता है, दादर का एरिया, ताकि हेडफोन लगाओ और चलते चलते सुनते रहो क्या है। ऑफ कोर्स ट्रैफिक का ध्यान देना है। तो जस्ट एन आइडिया, तो आपको समझ में आया। यहाँ देखो ना, तो हिस्टोरियंस ने लोगों को भी इन्वॉल्व किया और आज लोग एंजॉय करते हैं, मतलब आराम से सुनते सुनते सेंट्रल बैंगलोर में घूमते रहो। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पब्लिक हिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स है, इसमें लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient sites is also important. भाई हम लोगों का यानी पीपल का यानी पब्लिक का हम लोग का इस प्रकार से भी भाग लेना ज़रूरी है, सैलानियों की तरह, टूरिस्ट की तरह। और हम लोग को म्यूजियम्स भी विजिट करना चाहिए और एंशियंट साइट्स को भी विजिट करना चाहिए, उससे भी बहुत नॉलेज मिलता है। तो लोग अगर सैलानी की तरह या टूरिस्ट की तरह म्यूजियम्स को अगर विजिट करें या एंशियंट साइट्स जो है, ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं, वहाँ पे भी अगर जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत नॉलेज मिलता है। इसीलिए लोगों की भागीदारी एज ए टूरिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में। टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल। तो भाई टूरिज्म की वजह से इतिहास में बहुत रुचि डेवलप होती है लोगों की। ओके, दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन सिटी, टाउन और विलेज। तो भाई आपका जो गांव है या शहर है या जगह है, वहाँ पे अगर कोई संरक्षण का या पालन का कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें भी आपको स्वयंसेवक बन के पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सिंहगढ़ का किला है, ठीक है। तो ये सिंहगढ़ का किला, अब देखो इसका कितना बेनिफिट है। आज के जो यंग बच्चे हैं, अगर वो इस किले में जब जाते हैं तो उनको इतिहास के बारे में पता चलता है, तो कितना प्राउड फील होता है। ओ कितना ज़बरदस्त है हमारे पूर्वज, जो इतनी बहादुरी से समाज में जिए हैं, रहे हैं और आक्रमण को सहा है, ठीक है, और आज़ादी को अपने उन्होंने बरकरार रखा है। इसके अलावा आपके शहर में अगर ये सिंहगढ़ है और यहाँ पे अथॉरिटीज़ अलाउ करते हैं कि भाई आइए ज़रा मदद करिए इस जगह को साफ़ सुथरा रखने के लिए या इसको ठीक रखने के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली जाके इसमें पार्टिसिपेट करिए एज अ स्वयं सेवक, आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो वही ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, दे कैन वॉलंटियर, यानी आप स्वयं सेवक बन सकते हो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में जो आपके शहर में होता है। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज डन। अब आगे बढ़ते हैं 3.2 पे। तो गाइज ये जो पैरा है ना 3.2 का, ये थोड़ा सा मतलब डीप है, मतलब गहरा है। तो मैंने 2-3 दिन एक्चुअली मेहनत किया ताकि आपको अच्छे से समझा सको। तो लेट्स सी। अप्लाइड हिस्ट्री है एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स है। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट इवेंट्स। तो इतिहास क्या है? अतीत की घटनाएं जो है उसके बारे में ही है। ऑब्वियसली जो पुरानी जो चीज़ें घटी हैं, इतिहास की जो घटनाएं हैं, वही हिस्ट्री होती है। द वे आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड is dependent on the historical chain of events. Historical events relate to various fields like politics, social and religious structure of community, philosophy, technology and science. ठीक है, तो गाइज ये मैं पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। Each of these fields have their own history of building knowledge. The direction of future development in every field is dependent on the state of available knowledge. तो इसको मैं आपको यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है, उससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बहुत। तो गाइज ये वाला टेबल अगर हम लोग देखेंगे ना, तो थोड़ा हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और फिर हम लोग ये स्टेटमेंट्स को भी कर लेंगे। तो आपका जो आज का जो जीवन है, प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, जो आज आपका जीवन जीने का जो तरीका है, ओके, जो शैली है आपका जीवन जीने की, वो डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे। इतिहास में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, उसकी वजह से आज का आपका जीवन जीने का जो तरीका है वो है, ठीक है। और इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं या इतिहास में जो कार्यक्रम हुए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इसका नाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि राजनीति, पॉलिटिक्स, सामाजिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, धार्मिक स्ट्रक्चर, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, कला,
इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ओके, उद्योग एंड बिजनेस, कॉमर्स को आप बोल सकते हैं उद्योग और व्यापार, ठीक है। तो ये आपका जो भी इतिहास में जो कार्यक्रम हुए हैं वो ये सारे क्षेत्रों में हुए हैं, और जो जो ये क्षेत्रों में हुए हैं जिसकी वजह से इतिहास का ये कार्यक्रम मैं जो बोल रहा हूँ उसकी वजह से आपका आज का जीवन है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आज आप बाइक चलाते हो या आप फोन यूज करते हो, तो भाई ये आपका जो आज जीवन जीने का जो स्टाइल है ये कैसे डेवलप हुआ? बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस किया, और जब ये सब चीज़ें डेवलप हुई तो ये अपने आप में इतिहास के बहुत बड़े इवेंट्स थे, इतिहास की बहुत बड़ी घटनाएं थी या कार्यक्रम थे। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी, बाइक्स की, और उसने हमारे जीवन का पूरा स्टाइल ही बदल दिया। इसी प्रकार से आप इंडिया में हैं, आज इंडिया में 18 साल के हो जाएंगे तो वोटिंग कर सकते हैं, हर 5 साल में सरकार को बदल सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है, बिकॉज आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। चाइना में होते तो नहीं होता ये सब आपके पास। तो डेमोक्रेसी आपको कैसे मिली? अगेन इतिहास में जाना पड़ेगा। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद में हमारे देश के जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को एक डेमोक्रेटिक देश रहना है, ओके। तो हमारे संविधान में डेमोक्रेसी को हम लोग ने चूज किया। तो आपका आज जो आप इतना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो वो डेमोक्रेसी की वजह से है। लड़के और लड़कियां हमारे समाज में आज इक्वल है, लड़कियां लड़कियां हर जगह जॉब कर सकती हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आईटी हो, चाहे बैंक हो, लड़के लड़कियों को इक्वल पावर है हमारे यहाँ पे। आप गल्फ के बहुत सारे देशों में देखोगे तो महिलाओं को बहुत सारा पावर नहीं है। इनफैक्ट कुछ देशों में तो गाड़ियां चलाने तक का परमिशन नहीं था, वो अब जाके मिला है। तो हमारे देश में लड़के लड़कियों को इक्वल माना जाता है। तो अगेन बिकॉज हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा है, वो समय के साथ बदला और हमारे देश ने डेमोक्रेसी को चूज किया, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आज का जीवन आपका इतिहास की वजह से ही है। तो वही ये बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का आपका जो जीवन है, आज जीने का जो स्टाइल है, तरीका है, ये इतिहास में जो बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं उसकी वजह से है, ठीक है। ईच ऑफ दिस फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज, जिसको कह सकते हैं जानकारी का निर्माण। अच्छा देखो, ये अब ये यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स लिखे हैं हमने, तो ये हर फील्ड का अपना खुद का एक एक इतिहास है 3-4 हजार सालों का। तो 3-4 हजार सालों में ये हर क्षेत्र में एक जानकारी का लेवल है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस लेवल में है हम लोग। स्ट्रिंग थियरी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत सारे हमें नॉलेज पता है। फिलोसॉफी की दुनिया में पहले मार्क्स थे, फेमिनिस्ट फिलोसॉफी, सब एल्टन, और भी जिंदगी की फिलोसॉफी वगैरह। तो फिलोसॉफी के क्षेत्र में भी हजारों साल का हिस्ट्री है, इतिहास है, और आज हम लोग एक इसमें एक लेवल ऑफ जानकारी बन चुकी है, एक लेवल ऑफ नॉलेज है। इंडस्ट्री और कॉमर्स में भी, व्यापार और उद्योग में भी हम लोगों को बहुत पता है, क्योंकि पिछले 3-4 हजार साल की हिस्ट्री अगर आप उठा के देख लो तो खासकर एक्चुअली लास्ट 300 साल में बहुत डेवलप हुआ है ये। तो उससे हम लोग को समझ में आता है अच्छा ऐसा ऐसा है। तो हर एक फील्ड का अपना एक इतिहास है, जिसकी वजह से आज इसमें एक लेवल ऑफ नॉलेज है, ठीक है, एक लेवल ऑफ जानकारी है। राजनीति में भी हमें पता है डेमोक्रेसी कैसा है, डिक्टेटरशिप कैसा है, ओके, या राजा महाराजा कैसे रूल करते हैं, हमें वो भी एक लेवल ऑफ जानकारी पता है। तो वही यहाँ स्टेटमेंट में दिया है कि हर एक क्षेत्र का अपना एक इतिहास है, नॉलेज का निर्माण करने का, एक नॉलेज का लेवल बनाने का। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो दिशा है भविष्य की तरक्की की हर क्षेत्र में, वो निर्भर करती है कि भाई हमारे पास उपलब्ध जानकारी कितनी है। यानी ये हर एक फील्ड में कितना नॉलेज अवेलेबल है, पॉलिटिक्स में, सोशल स्ट्रक्चर में, रिलीजियस स्ट्रक्चर में, फिलोसॉफी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्ट्स में, इंडस्ट्री कॉमर्स में। तो हमारा जो फ्यूचर लाइफस्टाइल जो रहेगा, या अभी तो प्रेजेंट लाइफस्टाइल की बात हो रही है, जो फ्यूचर लाइफस्टाइल जो रहेगा वो डिपेंड करेगा ये हर एक फील्ड के प्रोग्रेस की। यानी हर फील्ड में हम लोग कितना प्रोग्रेस करेंगे, और हर फील्ड में हम लोग कितना प्रोग्रेस करेंगे वो डिपेंड किस पे करता है कि आज इसमें इस फील्ड में नॉलेज कितना है हमारे पास। समझ में आया? यानी आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा कि ये हर एक फील्ड में हम लोग कितना प्रोग्रेस करेंगे फ्यूचर में, और हम लोग का प्रोग्रेस जो होगा फ्यूचर में वो किस पे डिपेंड करता है, इन फील्ड्स के एग्जिस्टिंग नॉलेज पे। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको।
सी, जब आप अगर 1991 के पहले देखते हैं, इंडिया का सिचुएशन था, ना किसी के पास ढंग की कार थी, ना किसी के पास ढंग की टीवी थी, हमारा इकोनॉमी एकदम क्लोज था, बंद था। लेकिन 1991 के बाद हम लोगों ने मजबूरी में अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, इंडस्ट्री कॉमर्स बहुत बढ़ा, और उसके वजह से आज अलग अलग कंपनीज के कार्स हैं, मोबाइल फोन्स है, टेक्नोलॉजीज आपके पास है, आपकी ज़िंदगी सुधर गई उसकी वजह से। ठीक है। तो अब हर एक क्षेत्र में एक लेवल है नॉलेज का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम लोग चैट कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमारे पास एक लेवल है नॉलेज का। अब लेकिन आप इमेजिन करो, इतना नॉलेज हमारा बन गया है, अब इसके बेसिस पे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग स्पेस में जा रहे हैं, हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग मार्स पे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से कितना अलग आपका जीवन हो जाएगा। तो इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर का जो प्रोग्रेस है, यानी आने वाले समय का जो प्रोग्रेस है, वो डिपेंड करेगा कि ये हर क्षेत्र में जो नॉलेज हमने जो डेवलप किया है, उसको यूज करके हम लोग और कितना आगे बढ़ सकते हैं, और कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? बस यही एक्सप्लेन किया है इन्होंने। हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी यूजफुल इन रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स। इसी वजह से अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, ये हर एक क्षेत्र जो है, यू नो चाहे पॉलिटिक्स, एक्चुअली ये तीन क्षेत्र को तो सॉर्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज अभी हम पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटीज का क्षेत्र है, फिलोसॉफी का क्षेत्र है, साइंस का क्षेत्र है, आर्ट्स का क्षेत्र है, इंडस्ट्री कॉमर्स, ये हर एक क्षेत्र में इतिहास, इस क्षेत्र का अगर आप जानते हैं, यू नो द हिस्ट्री ऑफ ईच ऑफ दिस फील्ड्स, तो आपको कितना यूजफुल होगा। ओके। तो वही अब लोग आके एक एक फील्ड में अभी पढ़ेंगे कि एक एक फील्ड में हिस्ट्री का नॉलेज अगर है तो उससे हम लोग को क्या फायदा होता है। आई होप आपको समझ में आया, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया। थोड़ा सा वो इजी नहीं है वो पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना, बट आई होप आपको समझ में आया। नहीं आया तो वापस से एक बार देखो। ओके। अच्छा, मैं एक और बार जस्ट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो भाई आज आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है, वो ये हर एक फील्ड की वजह से है, और आपका जो फ्यूचर में जो जीवन रहेगा, ये हर एक फील्ड में जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है, उसके बेसिस पे हम कितना आगे बढ़ेंगे, उसकी वजह से हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। ठीक है, चलो। हाँ। ओके। तो भाई फिलोसॉफी, फिलोसॉफी में इतिहास जानने से क्या फायदा होता है, देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies, and their historical development. ओके। तो गाइज यहाँ पे ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट इंग्लिश जैसा है, बट समझो इस बात को। तो गाइज ये वाले टेबल से मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ कि अगर आप इतिहास पढ़ते हो, दर्शन शास्त्र का, ओके, यानी हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी अगर आप पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि आज दुनिया में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, इसको विचारधारा कह सकते हो, सिद्धांत भी कह सकते हो, जो दुनिया में अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, जैसे मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, सब एल्टन, नेशनलिस्टिक, तो ये जो विचारधारा है, इसका आगमन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आए हैं सोच विचार। ठीक है। दूसरा, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज, और जो बुद्धिजीवी परंपरा है, मतलब ऐसे कौन लोग थे जिसने ये जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, उसमें उनका क्या भागीदारी है, मतलब कैसे शुरुआत हुई ये सब आइडियोलॉजीज की, और किसने किसने इसमें दिमाग लगाया। ओके। और तीसरा जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियोलॉजीज, और जो विचारधाराएं ये बन गई, ये जो सिद्धांत बन गए, ये समय के साथ कैसे डेवलप हुए हमारे समाज में। ओके। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो सपोज मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी, अभी इसका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन क्या है, यानी इसकी बुद्धिजीवी परंपरा क्या है। तो भाई ये जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है या जो विचारधारा है, इसके पहले ये लुडविग फ्यूबर्ग, इन्होंने भी काम किया था, और उसके पहले हीगल, जॉर्ज विलियम हीगल, इन्होंने भी इस क्षेत्र में काम किया है। तो इनके काम से प्रभावित होके कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत की स्थापना की। तो वही है, तो इसको क्या कहेंगे, अभी ये सब बुद्धिजीवी लोग हैं ना, तो वही है बुद्धिजीवी परंपरा, यानी इन सब लोगों का दिमाग लगा है बेसिकली, एक के बाद एक, और ये आइडियोलॉजी, ये जो विचारधारा है, वो डेवलप हुई। क्लियर? तो वही है द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज। क्लियर? तीसरा,
अब कार्ल मार्क्स ने जो आइडियोलॉजी दे दी, इन्होंने जो आइडियोलॉजी दे दी, उसके ऐतिहासिक डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स ने तो ये आइडियोलॉजी दी जब उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन था। उसके बाद में इस आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट और हुआ जब लेनिन आए रशिया में 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, और वो आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म के नाम से जाने जाती है। ये लेनिन की फोटो है। उसके बाद में लगभग 1949 के करीब माओ जेडोंग, चाइना में इन्होंने यही विचारधारा का एक थोड़ा सा अलग वर्जन, जिसको माओइज्म के नाम से जाना जाता है, मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म का चाइनीज वेरिएंट है माओइज्म। तो माओइज्म आया चाइना में 1949 में। ये माओ जेडोंग का तस्वीर है। और अभी लेटेस्ट आप सब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को तो जानते ही हैं, तो ये भी बेसिकली वही मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का एक एक्सटेंशन है। तो आप देख, आपको तीन, तो अभी आप बोल सकते हैं आज के ज़माने में ये, थोड़े समय पहले ये थे, उसके पहले ये थे। तो ये जो आइडियोलॉजी है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वो कैसे कैसे इतिहास में आगे बढ़ी और आज नॉर्थ कोरिया में देखी जा सकती है। इनफैक्ट चाइना में भी है, वही है, बट थोड़ा सा उन्होंने इकोनॉमी अपनी ओपन कर दी है। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी इतिहास में ये आइडियोलॉजी कैसे डेवलप हुई। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये हमें अच्छे से समझ में आती हैं अगर हम लोग फिलोसॉफी का इतिहास पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र का इतिहास पढ़ते हैं, कि कैसे कैसे विचारधाराएं आई, उन विचारधाराओं पे कौन से बुद्धिजीवी लोग हैं, कौन कौन से बुद्धिजीवी लोगों की परंपरा है, कैसे वो आगे बढ़ा समय के साथ, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और उसके वो सोच विचारधारा पे कैसे कैसा डेवलपमेंट हुआ। आप फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में भी कर सकते हो, आप तो पढ़ोगे उसके बारे में, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी जो भी है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो भाई जो दर्शन शास्त्र है उसे भाषा की जरूरत होती है, क्योंकि भाषा एक जरिया है अपने आप को इजहार और अभिव्यक्त करने का। ठीक है? क्योंकि देखो गाइज, फिलोसॉफी जो है, दर्शन शास्त्र, ये हजारों साल पुराना है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो, ये अलग अलग फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन है, यानी अलग अलग आपका मन की एक बात है। तो सोक्रेटस है सबसे ऊपर, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जांचा पड़ता हुआ जिंदगी जीने के काबिल नहीं है, यानी जिंदगी की जांच पड़ताल करनी चाहिए आपको कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है, वगैरह वगैरह। तो भाई सोक्रेटस जो है ये हजारों साल पुराने हैं यार। तो उस समय, अब इनकी जो फिलोसॉफी है, इनके जो दर्शन शास्त्र है, इनके जो फलसफे हैं, वो इतने गहरे थे कि भाई उस समय की भाषाओं में शायद शब्द ही अवेलेबल नहीं थे कि वो सही तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज थी उस समय। तो वही इन्होंने लिखा है कि भाई फिलोसॉफी नीड्स अ लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो भाई ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे कि आप अपने मन की, दिल की गहराई की जो बातें हैं उसको सही तरीके से आप इजहार और अभिव्यक्त कर सकें। क्लियर? In order to understand philosophical expression, knowledge of history of language proves useful। तो जैसे अभी अभी आपने देखा, मैंने सोक्रेटस का आपको दिखाया। ओके, तो सोक्रेटस का वो फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन था कि जिंदगी जो जाची परखी नहीं है वो जीने के उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब ये जो फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन थी, यानी ये जो सिद्धांत था उनका, इसको अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आप एंशियंट ग्रीक भाषा जो है, क्योंकि वो ग्रीक भाषा यूज करते थे सोक्रेटस, तो वो ग्रीक भाषा जो है उसका अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ों को। ठीक है? बिकॉज फिलोसॉफी जैसे जैसा बढ़ा, साथ में भाषा भी वैसे वैसे बढ़ी। तो एक कोई भी फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति है सिद्धांत की, उसको अगर जानना है सही से, तो भाषा भी कैसे कैसे डेवलप हुआ, भाषा का इतिहास भी अगर आप जानते हो तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यानी वेरी सिंपली, अगर आपको मे बी भगवत गीता बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आपको संस्कृत, अगर आप संस्कृत के भाषा के बारे में अच्छे से जानते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? बस वही यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है साइंस। अब साइंस में इतिहास जानने से क्या फायदा होता है, देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, यानी साइंस का इतिहास जानने से हमें चीज़ें समझ में आती हैं। कौन सी चीज़ें? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, यानी समय के साथ क्या क्या साइंस ने खोज किया है वो समझ में आता है। इन्वेंशंस, नए नए आविष्कार हमें समझ में आते हैं। एंड थियरीज, और नए नए सिद्धांत, जो थियरीज हैं, थियरीज यानी जिसको बोलते हैं सिद्धांत, वो सब भी हमें समझ में आते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन
that led to those discoveries and inventions. तो गाइस ये चीज़ को समझने के लिए अगेन हम लोग हमारा चार्ट यूज़ करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। देखो, साइंस का इतिहास जानने से हमें समझ में आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, यानी समय के साथ में कैसे कैसे चीज़ें डिस्कवर हुई। इसका एग्जाम्पल है ये। तो गाइज यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा, इसको काल क्रमबद्ध बोल सकते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या था, फायर, बाप रे बहुत पुराना है। फिर 5000 बीसी में पहिया, फिर राइटिंग सिस्टम 3500 बीसी में, फिर पेपर 2nd सेंचुरी में, फिर गन पाउडर 9th सेंचुरी में, फिर खेती बाड़ी का ये प्लो, कैसे खेती बाड़ी करना है 1837, इलेक्ट्रिक लैम्प, फिर कार, फिर एरोप्लेन 903 में, फिर 1975 में कंप्यूटर्स, फिर रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। स्पेस एक्स द्वारा कंपनी है अमेरिका की, उसने ये किया है, इलॉन मस्क मेरे गुरु। एनीवेज, तो ये जो है ये टाइम के हिसाब से कैसे कैसे चीज़ों की डिस्कवरी हुई है। तो ये अगर आप साइंस के इतिहास को समझते हो तो आपको फ़ायदा होगा समझने में, ठीक है। इसके अलावा साइंस के इतिहास को अगर आप जानते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई आविष्कार, जो इन्वेंशंस हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। थियोरीज, भाई अलग अलग सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सब भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो वही इन्वेंशन, डिस्कवरीज, रॉकेट, पबजी कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ ये गेमिंग सिस्टम, ओके। थियोरीज में, सिद्धांत में स्ट्रिंग थियोरी, एक थियोरी, हर चीज स्ट्रिंग से बनी हुई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थियोरी रिलेटिविटी की, स्पेशल थियोरी, जनरल थियोरी, ग्रेविटी एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने। तो ये सब जो थियोरी है और डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस है। तो अगर आपको साइंस का इतिहास अच्छे से पता है तो आपको ये सब चीज़ें सही तरीके से समझ में आएंगी। इसके अलावा इन्होंने दिया है कि कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। तो भाई आप अगर साइंस का इतिहास अच्छे से जानते हो तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो इन्वेंशन जो है या जो खोज हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसका कॉज क्या था और इफेक्ट क्या चेन था। यानी अब ये कंसेप्ट जो समझो, ये कॉज इफेक्ट चेन बहुत जगह यूज होता है। कॉज मतलब है कि वजह, और इफेक्ट है मतलब रिजल्ट यानी आउटकम। तो एक जैसे ए एक रीजन है, तो ए रीजन होने की वजह से बी जो था वो रिजल्ट है, और बी की वजह से सी हुआ। एग्जाम्पल, ए आपका हाथ टूट गया, तो हाथ टूटना क्या है, कॉज है, एक रीजन है, एक वजह है। तो हाथ टूटने की वजह से बी हुआ, बहुत जबरदस्त दर्द हुआ आपके हाथ में, वो एक इफेक्ट है, ठीक है। यानी कॉज क्या है, हाथ टूटना है, इफेक्ट क्या है, आपका हाथ बहुत जबरदस्त तरीके से दर्द होने लगा। उसी की वजह से सी इन्वेंशन हुआ किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि आपके हाथ को कास्ट में अच्छे से, हाथ को अच्छे से प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिट कर दिया आपके। तो आपको समझ में आया कॉज क्या था, हाथ टूटना, इफेक्ट क्या था, हाथ का दर्द, असहनीय दर्द, और उसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया। इसी प्रकार से जो हर इन्वेंशन हुआ है हमारे यहाँ या हर खोज हुई है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट का चेन है। आप किसी भी चीज को ले लो, लोग अंधेरे में काम करना चाहते थे, ठीक है, वो कॉज था, ओके। तो इफेक्ट क्या था कि भाई लोगों ने शोध करना चालू किया और उसकी वजह से बल्ब पूरे डेवलप हुए, बल्ब, लाइटिंग सिस्टम। तो दुनिया में आप देखोगे हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है, यानी कोई तो वजह होती है जिसका कुछ रिजल्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ होता है। आप सबसे इजी ले लो, ये कोविड, कोरोना वायरस क्या है, कॉज है, एक वजह है। उसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है, लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, और अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी दवाइयाँ ढूंढी जा रही है, लोग साफ सफाई पे ध्यान रख रहे हैं, हाथ वाथ धो रहे हैं, सब कुछ। तो आगे देखा कॉज इफेक्ट, और उसकी वजह से इन्वेंशन हो रहा है ना, अभी दवाई नहीं खोजी जा रही है, बस यही है, वही उन्होंने लिखा है। तो ये कॉज इफेक्ट का चेन जो है, जिसकी वजह से नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं या नई नई चीज़ों की आविष्कार होती है, वो भी हमें समझ में आता है अगर आप हम साइंस के इतिहास को सही तरीके से समझते हैं तो। क्लियर, ओके। इट इज सेड दैट नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशंस। भाई ज़रूरत जो है, ज़रूरत ये माँ है नए नए आविष्कारों की, क्योंकि इंसान की जो ज़रूरत होती है वो कभी पूरी नहीं होती है, उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से नई नई चीज़ें ईजाद की जाती हैं, ओके।
फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को देखना, वीडियो चैट डेवलप कर लिया हम लोगों ने, एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में जाना, बुलेट ट्रेन इन्वेंट कर लिया हम लोगों ने, उस प्रकार से। इसीलिए नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशंस आर ऑफन द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स to fulfill a need and also curiosity. These efforts are based on already available scientific knowledge. तो गाइज यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं और इंसान की जो जिज्ञासा होती है, ओके, इंसान की ज़रूरतें और जिज्ञासा, ओके, इसको पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है, बहुत श्रम करता है। और जो हमारे पास आज, हमारे पास जो नॉलेज अवेलेबल है, आज हमारे पास विज्ञान जो अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करके नई नई डिस्कवरी और इन्वेंशन करता है, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं और हमारी जो जिज्ञासा है वो पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंसान जानना चाहता है स्पेस में क्या है, ओके, क्या है अंतरिक्ष में, तो इंसान एफर्ट लेता है, इंसान प्रयास करता है। आज जो हमारे पास साइंस का जो नॉलेज है, अवेलेबल नॉलेज है, हमें पता है कि रॉकेट्स कैसे भेज सकते हैं स्पेस में, टेलीस्कोप कैसे काम करता है। तो आदमी एफर्ट लेता है, इंसान प्रयास करता है, जो हमारे पास विज्ञान की जानकारी आज अवेलेबल है उसको यूज करके हम लोग स्पेस टेलीस्कोप्स बना लिए हमने, वो हमारा क्या हो गया, इन्वेंशन। तो उससे हमारी जिज्ञासा पूरी हो गई स्पेस में अंदर अंदर आगे तक देखने की। समझ में आया? तो आपकी ज़रूरत और जिज्ञासा को पूरी करने के लिए इंसान मेहनत करता है, प्रयास करता है, और हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो विज्ञान आज हमारे पास अवेलेबल है, उसकी मदद लेके नई नई चीज़ों का आविष्कार और डिस्कवरी करता है, इन्वेंशन करता है नई नई चीज़ों का, ताकि हमारी ज़रूरत और जिज्ञासा पूरी हो जाए। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery, invention and also its chronology. तो भाई साइंस के इतिहास की अगर आपके पास जानकारी है, हिस्ट्री ऑफ साइंस का नॉलेज है, ओके, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो उन कारणों को जिसने मदद किया है साइंस की डिस्कवरी और इन्वेंशन में, ठीक है, और उसकी क्रोनोलॉजी को, उसके क्रम को भी समझ सकते हो आप। तो गाइज ये जानना क्यों ज़रूरी है? तो देखो क्या है कि अगर आप आज इंडिया को सपोज बहुत पावरफुल बनाना चाहते हो, और किसी, हम लोग चाहते कि हमारे यहाँ भी ऐसी डिस्कवरी और इन्वेंशंस हो बहुत सारी चीज़ों में, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे ही चाहने से डिस्कवरी और इन्वेंशन नहीं हो जाता देश में, उसके पीछे कारण होते हैं। तो जैसे कि आप अमेरिका को अगर देखो, तो अमेरिका में एजुकेशन बहुत अच्छा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पे एनकरेजमेंट बहुत दिया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, कारण है, जिसकी वजह से वहाँ पे साइंस में खूब सारी डिस्कवरी और इन्वेंशन होती है। तो अब जब हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये सारे कारण हैं, तो हम लोग भारत में भी उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर साइंस के इतिहास की जानकारी है सही तरीके से, तो आप उन कारणों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिन्होंने मदद किया है नए नए साइंस के खोज में और आविष्कार में, और वो सारे कारणों को हम भारत में भी बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम भी नई नई चीज़ों में शोध कर सकें, नई नई चीज़ों में आविष्कार कर सकें। ओके, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्रम होते हैं, इसकी क्रम होती है, क्रोनोलॉजी, मतलब समय के साथ, ऐसा नहीं कि अचानक होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस का जो दवाई है जो अभी तक मिला नहीं है, ये अचानक डेवलप नहीं होगा। इसके पीछे जो पुरानी दवाइयाँ हैं वो बनी, फिर उसके बाद फिर नई और दवाइयाँ बनी, फिर और दवाइयाँ बनी, और रिसर्च हुआ, तो पूरा क्रम है पूरा डेवलपमेंट का, एक टाइम होता है हर चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल अगेन मेरा फेवरेट आईफोन ले लो, तो आईफोन अपने आप थोड़ी ना इन्वेंट हुआ, आईफोन के पहले और दूसरे फ़ोन इन्वेंट हुए, फिर और वायरलेस सिस्टम डेवलप हुए, फिर टेलीफोन का सिस्टम डेवलप हुआ, फिर ये सिस्टम डेवलप हुआ। आप पूरा एकदम पुराने ज़माने तक जा सकते हो। तो वो भी आपको समझ में आता है अगर आपको साइंस का इतिहास पता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप थोड़ी ना बन जाती है। एक और ले ले एग्जाम्पल, आपका 10th स्टैंडर्ड में 80% आया है, बहुत मेहनत किया आपने, जबकि आप फेल होते थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो मैं आपका पूरा क्रोनोलॉजी अगर देखूँ तो मुझे समझ में आएगा, अच्छा ये लड़के ने ऐसा मेहनत किया, ऐसे मेहनत किया, ऐसे मेहनत किया, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक। तो
आप तो बहुत अच्छा है, तो वो सिस्टम मेरा आपका समझ में आ गया तो मैं बाकी बच्चों में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जो फेल होते हैं सपोज फिफ्थ में, ताकि उनका भी 80% के ऊपर आ जाए। तो आपका इतिहास मैंने जाना तो मुझे समझ में आया ना कि क्या क्या फैक्टर्स से आप मेहनत करने लगे, आप हर चीज़ खाना पीना अच्छा कर लिया आपने, आप टाइम पे सोने लगे उठने लगे। बस वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि साइंस की जो नई नई डिस्कवरी और इन्वेंशंस है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, और इन कारणों को सही तरीके से अगर आपको समझना है तो साइंस के इतिहास को सही तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। थर्ड है टेक्नोलॉजी। भाई साइंस और टेक्नोलॉजी नॉर्मली सेम तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन वो दोनों सेम नहीं है। ओके, तो मैं आपको जस्ट जानकारी दे देना चाहता हूँ। ओवरलैप होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बट दोनों थोड़ा टेक्निकली अलग है। ओके, तो ये मैंने एक टेबल बनाया, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा। तो गाइस साइंस जो है, ये साइंस का मतलब होता है नोइंग, चीज़ों को जानना। टेक्नोलॉजी का मतलब है चीज़ों को करना। साइंस में लॉज हम बनाते हैं, और लॉज कभी बदलते नहीं हैं, वो एब्सोल्यूट होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में चीज़ें बदलती हैं। ओके, तो साइंस में हम नए नए नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ में, एक्सपेरिमेंट के साथ में नई नई चीज़ों की जानकारी लेते हैं। टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, यानी वास्तविकली मतलब हम लोग ये जो नॉलेज है हमें साइंस से मिला, उसको यूज़ करते हैं पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल साइंस में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम पड़ेगा, वायरलेस सिस्टम्स के बारे में, आप बहुत सारी चीज़ों को ढूंढोगे, और वो सब यूज़ करके टेक्नोलॉजी में हम लोग उससे मोबाइल फ़ोन बनाएंगे। समझ में आया? तो बस यही फ़र्क है साइंस और टेक्नोलॉजी में। ओके, तो टेक्नोलॉजी में आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो अभी साइंस का हम लोगों ने इतिहास से क्या फ़ायदा होता है जाना, अब अभी टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो भाई ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के इतिहास को पढ़ेंगे, ओके, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उसकी वजह क्या क्या है, कि क्यों ये परिवर्तन हुए, उसकी वजह क्या क्या है। तो एग्रीकल्चर में, कमोडिटीज में, ओके, वस्तुओं में, आर्किटेक्चर में, और इंजीनियरिंग में। यू नो तो आप टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री अगर जान लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि ये फील्ड्स में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उसकी वजह क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो वो तो मैंने आपको बताया था ना कि देखो साइंस जो प्रोग्रेस करता है उसी को यूज़ करके टेक्नोलॉजी में हम लोग सामान बनाते हैं। तो साइंस जितना प्रोग्रेस करेगा उतना ही टेक्नोलॉजी भी प्रोग्रेस करेगा, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? अगर साइंस नई नई चीज़ें नहीं ढूंढता तो मोबाइल फ़ोन कैसे बनाते हैं हम लोग, बस वही है। तो वही इन्होंने लिखा है, साइंस की नई नई इजादें और आविष्कार और टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ने की जो तरीका है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट at every step from making of stone tools to agriculture production in evolution of mankind। तो भाई इंसान जैसे जैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, इंसान आगे बढ़ते गया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार निभाया है। हमें पहले पत्थरों की चीज़ें थी ना, पत्थर वाले जो टूल्स थे उससे हम लोग जीते थे, फिर वहां से लेकर खेती बाड़ी तक पहुंचना ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। नहीं तो आज भी जंगल में गुफा में रहते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ने वो पत्थर के जो टूल्स थे, ओके, उससे फिर आगे बढ़े, खेती बाड़ी हम लोग ने सीखा, और इंसान भी आगे बढ़ते गया। तो वही ये कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कदम थे हमारे इंसान को आगे बढ़ने के लिए। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रोमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई वो यही बता रहे कि सबसे पहले हमारे पास टूल्स थे नॉर्मल, ठीक है, फिर नॉर्मल टूल्स थे, हम लोग ने खेती बाड़ी सीखा, और अब आ जाके हम लोग मैकेनाइजेशन सीख रहे हैं। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मशीन्स को यूज़ करना। तो ये देखो खेती बाड़ी में हम लोग अभी मशीन्स यूज़ करते हैं, और कार बनाने के लिए तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली रोबोटिक हो गया है, पूरा मशीन से ही अभी बनाता है। तो भाई पुराने पुराने हमारे टूल्स थे जो हम लोग यूज़ करते थे पत्थर के, ठीक है, जानवर वानवर मारने के लिए,
उसके बाद खेती बाड़ी का सब सामान हम लोग यूज़ करने लगे, बैलगाड़ी वैलगाड़ी ये जो भी है, ये बैलगाड़ी जैसा दिख नहीं रहा है बट बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी ये सब, और खोदने का सामान वगैरह वगैरह, और उससे हम लोग आज यहाँ पे आ गए हैं मैकेनाइजेशन, जहाँ पे हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ कर रहे हैं। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, और इन इस ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसी वजह से इंसान भी आगे अपना बढ़ रहा है। ओके, so it is necessary to know history of technology in order to understand the mechanization and mutual dependence between science and technology। इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी का इतिहास समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक टेक्नोलॉजी के इतिहास को सही तरीके से समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई हम लोग अभी मशीन्स कैसे कैसे आगे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और आगे मशीन्स कैसे कैसे यूज़ होने वाले हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी का एक दूसरे पे क्या निर्भरता है। ठीक है, ओके। तो गाइज अभी नेक्स्ट टॉपिक है फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, यानी उद्योग और कारोबार। तो उद्योग और कारोबार का इतिहास जानने से हमें क्या पता चलता है? ओके, द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शंस एक्सपांड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो यहाँ पे ये लोग बेसिकली कह रहे हैं कि जैसे जैसे कारोबार और आपका उद्योग बढ़ेगा, तो जो लोग हैं उनका भी मिलना जुलना, सोशल ट्रांजैक्शंस बेसिकली मतलब होता है लोगों का मिलना जुलना, तो लोगों का मेल जोल भी बढ़ता है, क्योंकि आपका कारोबार और उद्योग बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, अलग अलग देशों से लोग आते हैं, तो लोगों का मिलना जुलना बढ़ता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शंस। तो कारोबार और उद्योग जब बढ़ता है तो उसकी वजह से लगातार अलग अलग संस्कृति का संपर्क बढ़ता है, चेन बढ़ता है, अलग अलग संस्कृति का मिलना जुलना। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये आपका उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, और ये आपका ट्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडिया का ये मैप है। तो इंडिया में अफ्रीका से, गल्फ से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से, अलग अलग जगह से, इतनी सारी सभ्यताओं से, अलग अलग जिनके संस्कृति, उसका कस्टम अलग है, कल्चर अलग है, इतने सारे देशों से इंडिया में ट्रेड करने के लिए लोग आते थे। तो इतने अलग अलग जब कल्चर के लोग जब मिलेंगे एक दूसरे से, तो सांस्कृतिक संपर्क बढ़ेगा ना, तो चेन बढ़ गया ना, यानी कितना बड़ा चेन हो गया देखो, यानी हमारा कल्चर दूसरे लोगों के कल्चर के साथ में मेल जोल, मिलना जुलना, तो ट्रेड और कॉमर्स की वजह से ये बहुत बढ़ता है, लोगों का मिलना जुलना, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ता है। ओके, तो वही यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इट प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शंस। ओके, और कल्चरल इंटरेक्शंस में ऑब्वियसली लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसको सोशल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। तो भाई ये व्यवसायिक व्यवस्था जो है, कमर्शियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इसका तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मैनेजमेंट होगा तो लोगों का, कल्चरों का, संस्कृतियों का मिलना जुलना तो रहेगा ही रहेगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही मिलेंगे। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो भाई ये जो प्रक्रिया है कारोबार की, व्यापार की, जिसके वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी खुद की संस्कृति उनकी है लेकिन दूसरे की संस्कृति से वो टच में आते हैं, तो व्यापार और ट्रेड भी बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का भी संपर्क बढ़ रहा है, उससे आपके जीवन पे कितना असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ये जो प्रक्रिया है पूरा, इसका इतिहास अगर आप समझोगे तो आज की दुनिया आप समझ पाओगे। यानी आज जो भारत की कस्टम है, फॉर एग्जांपल आप खाने का ले लो, फूड, तो हमारे फूड में बहुत सारा जो है इन्फ्लुएंस है, वो गल्फ कंट्रीज का भी है, पर्शिया का भी इन्फ्लुएंस है, जो आज ईरान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगह से लोग कारोबार के लिए आते थे, मिलने जुलने के लिए आते थे, तो उनकी संस्कृति को भी हम लोगों ने अपना लिया काफ़ी हद तक। तो वही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द नेचर ऑफ मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। Accordingly, the nature of human relationships and social organizations have also continued to change। तो वही ये बात कर रहे हैं कि जो बाजार और व्यापार जो है, इसका स्वभाव अभी चेंज हो गया, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, मतलब समय के साथ। तो पहले जैसा बाजार और व्यापार
होता था। अब बहुत हजारों साल पहले का निकाल लो, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, तो ये बदलते रहा है समय के साथ। तो जैसे जैसे कारोबार और व्यापार का जो स्वभाव है, नेचर है, जो बदला है, के साथ साथ जो इंसानी रिश्ते हैं उसका स्वभाव भी बदला है। और हमारा जो सामाजिक संगठन है, जो हमारा सामाजिक बनावट है और जो रचना है, उसमें भी परिवर्तन आया है। यानी जैसे जैसे बाजार और व्यापार में परिवर्तन आया है, लोगों के रिश्तों में भी परिवर्तन आया है, और हमारे समाज की जो रचना है या बनावट है उसमें भी परिवर्तन आया है कंटिन्यूअसली। और वही मैंने बताया, क्योंकि अलग अलग जब लोग एक दूसरे देश के जब मिलते हैं तो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है। उनके आइडियाज़ हम लेते हैं, उनके कल्चर की कुछ चीज़ें हम लोग लेते हैं, हमारे कल्चर की कुछ वो चीज़ें लेते हैं। तो इसीलिए मार्केट और कॉमर्स बदला तो इंसानी रिश्ते का स्वभाव भी बदला, और साथ साथ हमारे समाज की बनावट और रचना भी हमारे समाज की बदली। टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो गाइज यही है कि अगर आपको इस चीज़ को सही तरीके से समझना है, ओके, कि समाज में कैसे चीज़ें बदल रही हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है, तो इंडस्ट्री कॉमर्स से तो आपको समझ में आता है कि अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग आते हैं अपने कल्चर कस्टम्स को लेके। तो आपको तीन चीज़ को समझना होगा। कल्चर को समझना होगा कि कल्चर का मतलब क्या है, जो लैंग्वेज है किसी जगह की, कोई ट्रेडिशन है, कोई जगह का आर्ट है, नॉर्म्स है, उस जगह की कुछ वैल्यूज़ है, उसको समझना पड़ेगा आपको। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मतलब जो गवर्नमेंट है, किस प्रकार की फैमिली है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मंदिर, इस प्रकार के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आज के ज़माने में आप बैंक्स बोल लो, या बैंक के अलावा जो कंपनियां पैसा देती हैं, आरबीआई बोल लो, तो ये सारा है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो टॉपिक है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का, तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को आपको सही तरीके से अगर समझना है तो आपको कल्चर के बारे में भी समझना है, क्योंकि दुनिया में देशों के बीच में इंटरेक्शन होता है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी समझना है कि भाई अच्छा, ये आज का जो हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज का जो ढांचा है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये कैसे कैसे डेवलप हुई, तो इसमें ट्रेड और कॉमर्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस से ही पैसा वैसा मिलता है, और बिजनेस होता है वगैरह वगैरह, हेल्प मिलता है। तो इन तीनों चीज़ों का अगर इतिहास अगर आप सही से पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री कॉमर्स का एक्चुअली क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे समाज पे। और साथ साथ हम आने वाले समय में किसके साथ में ट्रेड करें, किसके साथ में बिजनेस करें, ये सारी चीज़ों का अच्छे से हम लोग को समझ में आता है। ओके, तो बस वही ये लोग यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, यही जो डेवलपमेंट है कि मार्केट, बाजार व्यापार बदल रहा है तो इंसान के रिश्ते बदल रहे हैं, इसीलिए हमारा समाज बदल रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है अगर हम लोग कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को सही तरीके से पढ़ें और इसके इतिहास को हम लोग समझें। क्लियर है? ओके, सी गाइस, क्योंकि क्या है ना, आज बहुत लोग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा जो देश है, मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ पढ़ रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया में या फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ में। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग डर रहे हैं कि चाइना में बहुत सारा जो एरिया है उसमें चाइना के लोग आके बस रहे हैं और चाइना बाजार बना रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको खतरा हो रहा है उनकी जो वहाँ की कल्चर कस्टम है, क्योंकि चाइनीज़ लोग को वो जो दूसरे देश से आए हैं वहाँ पे, तो अभी वो ट्रेड और व्यापार के लिए आए थे, बाजार और व्यापार की वजह से वो वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आके बस रहे हैं। तो ये तो वही ये लोग बता रहे हैं कि सिर्फ ट्रेड और व्यापार ही नहीं है, ट्रेड और व्यापार के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ों को साथ में पढ़ना चाहिए। ओके, नहीं तो कोई भी देश किसी भी देश के साथ में ट्रेड करेगा ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, फिफ्थ पॉइंट जो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज। ओके, क्योंकि उनके जीवन पे बहुत असर पड़ता है उससे। तो उसमें है मैनेजमेंट स्टडीज, यानी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को सही तरीके से कैसे चलाना है। तो अगर आपको ये सब चीज़ों को सही तरीके से समझना है तो आपको वो फैक्टर्स को समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चेन ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई जो चीज़ों को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो आपको क्रम समझना होगा। साथ साथ आपको वो क्रम को भी समझना होगा, मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, सामान को बेचा कैसे जाता है। ओके,
तो अगर आप सामान बनता कैसे है, उत्पादन कैसे होता है, उसके क्रम को, उसके सिलसिले को सही तरीके से समझ लो, और चीज़ों को बेचा कैसे जाता है उन चीज़ों को सही तरीके से समझ लो, तो आप अपना जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसको अच्छी तरीके से चला सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। वही बेसिकली है मैनेजमेंट स्टडीज़। तो जो उत्पादन का जो सिलसिला है, या जो क्रम है, या जो श्रृंखला है उत्पादन की, चेन ऑफ प्रोडक्शन, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अलग घटक होते हैं, उसमें वेरियस फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी चीज़ों को बनाया कैसे जाए। ह्यूमन रिसोर्स होता है, इंसान जो होते हैं उसके अंदर। एंड प्रोसेस होते हैं, चीज़ों को यूज़ करके कैसे हमें प्रोडक्ट को बनाना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टेबल में मैंने दिया है। तो एक है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल है, ये एक पार्ट हुआ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा पार्ट आपका क्या है? दूसरा पार्ट है कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, कि भाई ये सारी चीज़ों को यूज़ करके सामान को बनाया कैसे जाए। ओके, और एक पार्ट आपका दिया है ह्यूमन रिसोर्स। तो ये तीनों चीज़ जो है, तीनों घटक जो है, इसको आपको सही तरीके से समझना होगा, तभी आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाओगे। और जो चौथा है वो है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का जो चेन है, क्रम। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि आपका जब सामान जब बन गया, ठीक है, सामान बनने के बाद में क्या होता है? प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोसेस जो हो गया पूरा, यानी हम लोग ने ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके प्रोसेस के जरिए प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अब उसको बेचना भी है ना लोगों को, सेल्स एंड मार्केटिंग बेसिकली। तो सेल्स एंड मैनेजमेंट का भी ऐसा क्रम होता है। प्रोड्यूसर तो हम लोग हैं, फिर एजेंट है बीच में, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है। तो अगर आपको सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है अपनी इंडस्ट्री को, तो भाई आपको ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको चेन ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से समझना होगा, और चेन ऑफ प्रोडक्शन में आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये सारी चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें, ये आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसके अलावा आपको क्या समझ में आना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स, ये जो लोग काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, भाई इन सारी चीज़ों को लेके सामान कैसे बनाया जाए, क्या प्रोसेस होता है सामान बनाने का फैक्ट्री इंडस्ट्री में, जिससे कि आपका सामान बने। तो ये सारी चीज़ें आपका चेन ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, चेन ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारा क्रम है चेन ऑफ प्रोडक्शन में। इसके अलावा आपको चेन ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट भी सीखना होगा, यानी चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स। तो वो होता है जैसे कि हम लोग ने सामान तो बना दिया, ठीक है, तो हमारा मार्केट क्या है, और मार्केट में हम लोग कैसे सामान को बेच रहे हैं। एजेंट होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर हमारे कंज्यूमर्स को देता है, या हम लोग डायरेक्ट हमारे सामान को कंज्यूमर को भी दे सकते हैं। यानी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग क्रम होते हैं सामान को मार्केट में भेजने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये क्रम को भी आपको समझना होगा। तो आप चेन ऑफ प्रोडक्शन को समझ लोगे और चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट को अगर सही से समझ लोगे, तो आप सही तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज कर पाओगे। तो वही इन्होंने दिया है, इट इज एसेंशियल टू हैव नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ फास्ट। तो आप ये दोनों जो चीज़ है, चेन ऑफ प्रोडक्शन और चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट को कैसे अच्छे तरीके से समझ पाओगे? जब आप इतिहास में इनको अच्छी तरीके से समझोगे कि इतिहास में कैसे ये चीज़ें हुई थी, ये कैसे चलता था। कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो अच्छा, इस ऐसे सामान को बनाया जाता था, ऐसे सामान को बनाया, आप ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ, ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ। तो आप जब इतिहास पढ़ोगे चेन ऑफ प्रोडक्शन का, अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग फैक्ट्री होगा, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और इंप्रूव कर सकते हो आप। सिमिलरली अगर आपका जो सामान बेचने का जो तरीका है, चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, इसमें भी अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो आप इतिहास के जो सिस्टम्स थे उसको अगर चेक करोगे, अच्छा पहले ऐसा किया जाता था, फिर ऐसे हुआ, अच्छा ये इंप्रूवमेंट हुआ, यानी फ्यूचर में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपना चीज़ों को अच्छी तरीके से मार्केट और सेल्स भी कर सकते हो। क्लियर है? इसीलिए इतिहास का नॉलेज बहुत ज़रूरी है एक सही तरीके से फैक्ट्री को चलाने के लिए और सामान को बेचने के लिए भी। ओके, it is essential to understand psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management। तो गाइज यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आपके जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो उनकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी उनकी मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व जो है उनका,
उनका दिमाग से कैसा सोचते हैं, कैसा है उनका कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका मनोवैज्ञानिक दिमाग कैसा काम करता है, इसको भी आपको समझना है। क्योंकि आपका जो चेन ऑफ प्रोडक्शन है तो बहुत बड़ा चेन है ना, यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज से फाइनल प्रोडक्ट तक बनना बहुत चेन है, अलग अलग स्तर पे लोग काम करते हैं। तो लोगों के दिमाग को भी समझना आपको ज़रूरी है कि उनका दिमाग का स्टेट क्या है, उनका मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व क्या है, वो आपको समझना है। तभी आप सही तरीके से मैनेज कर पाओगे चीज़ों को। हेल्दी मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि भाई आपके लिए जो सामान बना रहे हैं और सामान जो हम बेच रहे हैं, मार्केटिंग जो कर रहे हैं, तो ये सारे स्तर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर स्तर पे। तो सही मैनेजमेंट में, हेल्दी मैनेजमेंट में आपको ये हर लोगों का दिमाग की स्थिति, व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस को जानना होगा। तो आप लोगों को भी सही तरीके से मैनेज अगर करोगे तो आपका मैनेजमेंट बहुत ही हेल्दी होगा। वही वो समझा रहे हैं। बिकॉज आप समझो ना, अगर आपकी मशीन वशीन सब कुछ सही है, लेकिन लोग अगर काम नहीं करना चाहते, लोग मोटिवेटेड नहीं है, लोग अगर परेशान है, तो वो स्वस्थ संचालन नहीं होगा, हेल्दी मैनेजमेंट नहीं होगा आपकी कंपनी का। इसीलिए प्रोसेसेस के साथ में चेन ऑफ प्रोडक्शन को तो समझना ही है, मार्केटिंग और सेल्स मैनेजमेंट को भी समझना है, लेकिन लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी समझना जरूरी है एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए, स्वस्थ संचालन के लिए। क्लियर? ओके। इन ऑर्डर टू अचीव इट मतलब क्या? एक हेल्दी मैनेजमेंट अचीव करना। ओके। In order to achieve it, understanding of social and economic institutions that support industrial and commercial processes is important. तो भाई हमें ऐसे सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो सामाजिक और आर्थिक संस्थान जो है, जो औद्योगिक और व्यवसायिक क्रिया को यानी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेसेस को जो सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ों के बारे में हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी देखो क्या है, ये इवेंचुअली ये लोग क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि एक जो हेल्दी मैनेजमेंट होता है, तो हेल्दी मैनेजमेंट को भाई प्रोडक्शन समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, क्या चेन ऑफ प्रोडक्शन है ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया। ओके। एंड चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो चेन ऑफ प्रोडक्शन का एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। देखो ये कार बनाने का है, तो भाई रॉ मटेरियल आया यहाँ से, फिर यहाँ पे बॉडी बनती है कार की, फिर कोटिंग प्रोसेस होती है, फिर और भी चीज़ें होती है, फिर फुल मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्ट आपका रेडी होता है। तो इसमें लाखों लोग काम करते हैं। तो आपको फैक्ट्री का सही तरीके से समझना है, तो ये पूरे प्रोसेस को आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा, प्लस जो लोग काम करते हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझना होगा। तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको ये चेन समझना होगा, प्रोडक्शन का, सेल्स एंड मार्केटिंग का चेन जो है वो समझना होगा, लोगों का साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, ओके, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति जो है उनकी वो समझनी होगी आपको, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व कहते हैं उसको, वो समझना होगा अच्छे तरीके से। और आपको जो इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, उनको भी सही तरीके से समझना होगा। बिकॉज तीनों भाग है ना। बिकॉज देखो क्या है, अगर आपके कारोबार को या आपके उद्योग को कौन सपोर्ट करता है वो अगर आपको सही से पता नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे सही तरीके से। तो बिजनेस में सामान कैसे बनता है, कैसे बिकता है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये समझने के साथ साथ हमें उन इंस्टीट्यूशंस, उन संस्थान के बारे में भी पता होना चाहिए जो हमारे औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेसेस को भी मदद करते हैं। ठीक है। तो ये सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? तो भाई सिंपल है, इसमें हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्या आ गया इसमें, एनीवेज हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, टेम्पल्स, आश्रम, चर्च, मॉस्क, जो भी बोल लो। तो स्कूल्स क्या होते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। हॉस्पिटल सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। फैमिलीज जो हैं किस प्रकार से, ये सारे जो हैं, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। और सोशल इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से आपको लोग आपके खुश रहते हैं और लोग आपके साथ आके बस जाते हैं। दूसरी बात ये होती है, तो लोग आके बस गए, ठीक है, तो उससे आपको मदद मिलता है ना इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, कि आपको भाई मैन पावर का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे एक जगह नौकरी पे जाना है, तो मैं देखता हूँ अरे वहाँ हॉस्पिटल भी है, ओके, वहाँ पे तो स्कूल भी है, वहाँ तो मंदिर भी है, आश्रम भी है, सब कुछ है, अरे वहाँ अच्छी जगह है, ठीक है, गवर्नमेंट भी अच्छी है, तो मैं जाके वहाँ पे बस सकता हूँ। तो
सोशल इंस्टीट्यूशंस इसी को कहा जाता है। हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, गवर्नमेंट, परिवार, लीगल सिस्टम, कोर्ट वोट है कि नहीं है, तो ये सारा सही अगर रहेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से चल सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो बोलते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आरबीआई आ जाता है, उसमें बैंक आ जाते हैं, उसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आ जाती है, ज़मीन की रजिस्ट्री, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। तो ये सारे भी बहुत हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस में। आपकी कंपनी को लोन चाहिए या कोई ज़मीन खरीदनी है वगैरह वगैरह। तो क्लियर है। तो एक हेल्दी मैनेजमेंट के लिए, एक कंपनी और फैक्ट्री को अच्छी तरीके से, स्वस्थ तरीके से चलाने के लिए आपको चेन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको सेल्स एंड मार्केटिंग जो है उसके क्रम, उसके चेन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लोगों के मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और आपको वो सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है, जो आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे से बिजनेस करने के लिए, अच्छे से फैक्ट्री चलाने के लिए, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। तो आपको अच्छे से नॉलेज कैसे रहेगा इन सारी चीज़ों के बारे में, जब आप उन चीज़ों के इतिहास को अच्छे से समझ सकते हो। तो आप जब आपको हिस्ट्री पता है सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का, लोगों का, और चेन ऑफ प्रोडक्शन और चेन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो इन सब चीज़ों का इतिहास अगर आपको पता है तो आपको हमेशा से समझ में आएगा कि ये सब सिस्टम कैसे काम करते हैं अच्छे तरीके से। क्लियर। तो हर चीज़ के अच्छे नॉलेज के लिए, अच्छे तरीके से उसको चलाने के लिए, उसका हिस्ट्री अगर हमें पता है तो बहुत हेल्प मिलता है। समझ में आया। चलो एक एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल, आपको आपके फैक्ट्री को एक्सपैंड करना है, अभी आपको ज़मीन खरीदना है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि लैंड रजिस्ट्री ऑफिस क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ ये काम हो सकता है। तो अगर आपको हिस्ट्री पता है इस चीज़ों का, आपको पूरा नॉलेज है, तो आप फटाफट इस चीज़ को कर सकते हो। आपकी कंपनी में लोग मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टडी करो, इतिहास को स्टडी करो अलग अलग कंपनियों के, तो आपको समझ में आएगा। और अपनी कंपनी का भी इतिहास को स्टडी करो, अच्छा ऐसे था, ऐसे था, ऐसा है, और आप फिर आज चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, अच्छे से कंपनी चलेगी, लोग भी खुश रहेंगे। सेम चेन ऑफ प्रोडक्शन में भी आपको कहीं ये कार बनाने में बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्टडी करो हिस्ट्री को कि अच्छा पहले ये सिस्टम क्यों बना, दूसरी कंपनीज में क्या सिस्टम है, पुराना टाइम में क्या था, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, तो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से आपकी चलेगी। डन। क्लियर है। तो वही ये कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ हिस्ट्री मेक इन दिस रिगार्ड मेक्स मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स ईजी। इसीलिए अलग अलग स्तर पे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो अगर आपको ये सारी चीज़ों का इतिहास आपको सही तरीके से पता है। डन। ठीक है। थोड़ा मैं जानता हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है इसको समझाने का, इसलिए और कोई तरीका नहीं है, थोड़ा टफ है, थोड़ा चैप्टर। ओके। तो गाइज नेक्स्ट है 6 नंबर पे आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स से भी इंसान की जीवन बहुत प्रभावित होती है। तो आर्ट्स में भी जैसा समय में चेंज आया होगा, हमारे जीवन में भी वैसा ही चेंज आता है, बिकॉज आर्ट्स मतलब हर चीज़ है, मतलब म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब कुछ आर्ट्स में आता है। ओके। तो इंसान का जीवन बहुत इफेक्ट होता है आर्ट्स से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स, कि विकास कैसे हुआ अलग अलग कला शैलियों का। ओके। अलग अलग जो आर्ट फॉर्म्स है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे समझते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। तो भाई वो जो भी कला शैली है, जो भी वो आर्ट का फॉर्म है, उसमें जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी इजहार करने का जो अंदाज है या भाव है, यानी अगर कोई डांस है तो जैसे लोग उसमें बॉडी का मूवमेंट करेंगे, जैसे फेस का एक्सप्रेशन करेंगे, अगर कोई पेंटिंग है तो उसमें कलर की कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे, कोई आर्किटेक्चर है तो उसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज़ है, किस प्रकार का शेप है। तो कोई भी कला शैली है उसको अगर हमें समझना है कि वो कैसे कैसे आगे बढ़ी समय के साथ, तो उसका इजहार करने का जो तरीका है, इजहार करने का जो अंदाज और भाव है, वो हमें समझना ज़रूरी है। एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चर ट्रेडिशंस। तो भाई कोई भी कला शैली का जो विकास हुआ है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है,
और उसको हम समझने के लिए उसका स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं, यानी इजहार करने का अंदाज और भाव देखते हैं, किस प्रकार से चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं उस कला शैली में। लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी बुनियाद है, यानी जो उसकी नींव है, वो कला शैली की जो नींव है, जो बुनियाद है, जो रूट्स है, जो फाउंडेशन है, किसमें? इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, यानी मानसिक जो परंपरा है, यानी किस प्रकार का सोच विचार से वो डेवलप हुआ है। इमोशनल ट्रेडिशन, यानी भावात्मक परंपरा, यानी किस प्रकार के भाव है उस आर्ट फॉर्म में। एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, किस प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा है उसके अंदर। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को, यानी किस प्रकार से चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है और उसका जो रूट्स है, उसकी जो बुनियाद है, जो किस प्रकार से समझी जाती है, जब हम लोग देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल इमोशनल ट्रेडिशन क्या है, उसकी परंपरा क्या है, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, तो वो आर्ट फॉर्म, वो कला शैली कैसा समाज में डेवलप हुई, उसका कैसा विकास हुआ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है। क्लियर है? ओके, आई थिंक ये चार्ट में मैं समझा देता हूँ। वही चीज़ है कि अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स, अलग अलग जो कला शैली है आर्ट फॉर्म्स की, उसको समझने के लिए हम लोग को समझना होता है स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, किस प्रकार से एक्सप्रेस की जाती है। ओके, और दूसरा है फाउंडेशन, उसका जो नींव है, उसका जो रूट्स है। फाउंडेशन किस चीज़ों में? इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में, इमोशनल ट्रेडिशन में और कल्चरल ट्रेडिशन में। ठीक है, यानी बुद्धि के स्तर पे कैसा है उसका परंपरा, और इमोशनल यानी भाव के, आपका भावात्मक उसकी परंपरा कैसी है, और उसकी सांस्कृतिक परंपरा कैसी है। इन दोनों चीज़ को हम लोग अगर समझेंगे तो जो कला शैली है वो कैसे डेवलप हुई समय के साथ, कैसे वो ग्रो हुई, उसका विकास कैसे हुआ, हमें हमेशा समझ में आता है। द की टू द एक्सप्रेशंस इन एनी आर्ट फॉर्म, emotional temperament of artist, and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. So guys, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी आर्ट फॉर्म का एक्सप्रेशंस जो है, ओके, जो भाव है उसके, ओके, उसको अगर समझना है, आर्टिस्ट के इमोशनल टेम्परामेंट को, इमोशनल टेम्परामेंट का मतलब होता है मनोदशा या मिजाज। ओके, उसका क्या मनोदशा है, उसकी क्या मिजाज है, ओके, उसको इमोशनल टेम्परामेंट कहते हैं। भावात्मक मनोदशा या भावात्मक मिजाज जो है उस आर्टिस्ट का, ओके, और उस आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट हिस्ट्री, यानी वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, वो को जो भी आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, जो भी है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको कल्चरल हिस्ट्री यानी सांस्कृतिक इतिहास को समझना जरूरी है। तो अगर आप सपोज भरतनाट्यम कहते हैं, ओके, तो यहाँ पे मैंने फोटो दिया, ये आर्ट फॉर्म है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में किस प्रकार के एक्सप्रेशंस ये देते हैं चेहरे पे, आपने देखा है, बहुत ज़बरदस्त है भरतनाट्यम में जो डांस करते हैं। और इसमें जो किस प्रकार के भाव होते हैं, इमोशनल टेम्परामेंट इन आर्टिस्टों के, इनके क्या भाव होते हैं, और भरतनाट्यम कैसे कैसे समय में आगे बढ़ा, कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये अगर सारी चीज़ें आपको समझनी है तो आपको कल्चरल हिस्ट्री यानी सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है, इतिहास ज़रूरी है, यानी हमारी संस्कृति का जो इतिहास है वो जानना ज़रूरी है। तभी आप सही तरीके से समझ पाओगे भरतनाट्यम के इन सारे चीज़ों को, कि कैसे भाव होते हैं इसमें, कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, और ये समय के साथ कैसे कैसे आगे बढ़ा। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वारली में। और ये फोटो है जीविया सोमे माशे सर का, बहुत ही बड़े कलाकार हैं। तो अगेन वारली पेंटिंग में भी किस प्रकार के भाव हैं, किस प्रकार के एक्सप्रेशंस हैं, ये ड्राइंग से एक्सप्रेशंस पता चलते हैं, भाव पता चलते हैं, और ये समय के साथ कैसे डेवलप हुआ। इस चीज़ों को अगर जानना है तो आपको सांस्कृतिक इतिहास को जानना ज़रूरी है। ओके, तो आई थिंक दैट इज इट। द की टू एक्सप्रेशंस in any art form, emotional temperament of the artist and the development history of respective art form can be understood with the help of cultural history यानी सांस्कृतिक इतिहास। तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। तो आपने भरतनाट्यम तो मैंने आपको समझा दिया, सिमिलरली वारली, इसी प्रकार से सेम म्यूज़िक में आ जाइए
तबला, तबले में जाकिर हुसैन साहब हैं, बहुत ही बड़े कलाकार हैं। अमजद अली खान साहब हैं। तो ये भी जो कलाएं हैं, एकदम ब्यूटीफुल कलाएं हैं। इसमें जो भाव है, आर्टिस्ट के जो भाव हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इतिहास है, ये इंस्ट्रूमेंट्स का, सरोद का जो इतिहास है, तबले का इतिहास है, भाई ये आप ऐसे ही नहीं समझ सकते। आप अगर स्टडी करोगे कल्चरल हिस्ट्री को, सांस्कृतिक इतिहास को, तो आपको ये कलाओं का समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये कलाएं आगे बढ़ी समय के साथ और आज हम किस लेवल पे पहुंचे हैं। तो आप इस आर्ट फॉर्म को, इस कला शैली को सही तरीके से अप्रिशिएट कर पाओगे कि कितने सालों की रियाज लगी है अमजद अली खान साहब को, जाकिर हुसैन साहब को, कितने सालों की रियाज, मेहनत चीज़ों को समझने में। क्लियर? तो भाई जस्ट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दूं, अमजद अली खान साहब कहते हैं जिन बच्चों को अगर म्यूज़िक में करियर बनाना है, तो भाई अगर क्लासिकल म्यूज़िक सोच रहे हैं आप एज ए करियर बनाना, तो भाई दो तीन बार सोच लीजिए। बिकॉज अगर आपको पैसे कमाने हैं, ओके, तो फिर आप इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, बैंक के मैनेजर बन जाओ। लेकिन अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है, तबला है, सरोद है, और भी है, गायक, गायकी भी है, तो अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है तो भाई ज़िंदगी भर का साथ निभाना पड़ेगा। कमिटमेंट होता है म्यूज़िक की तरफ। आपको संगीत से प्यार होना चाहिए, आपके खून में होना चाहिए, हर नस में होना चाहिए, तभी आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखिए। अदरवाइज़ ये बाकी सब चीज़ें हैं आपके लिए। और अमजद अली खान साहब ने अपने जो दोनों बेटे हैं, अमान अली जी, अयान अली जी, इनको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। तो फ्यूचर जो है हमारा सरोद में, वो सिक्योर्ड है कि आने वाले जनरेशन में भी सरोद का बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक बनते रहेगा। तो इनके लिए सलाम है मेरी तरफ से। तो आर्ट्स यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है? ओके। अब गाइस आते हैं ह्यूमैनिटीज़ पे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इंसानी जीवन में। तो इसके इतिहास को भी अगर हम समझेंगे तो आने वाला इंसान का जीवन अच्छे से हम लोग कर सकते हैं इम्प्रूव। ओके, तो ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड्स डिसिप्लिन्स। इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, अलग अलग फील्ड हैं ह्यूमैनिटीज़ में, जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, जिसमें हम चीज़ें खोद खोद के निकालते हैं ज़मीन से, उसको समझते हैं। सोशियोलॉजी, जिसका मतलब है समाज शास्त्र, यानी किस प्रकार का आपका समाज है, फैमिली, रिलेशनशिप्स, जो भी है समाज की, जो आज हमारी व्यवस्था है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या कल्चर, कस्टम के हिसाब से, जो भी है समाज शास्त्र, यानी समाज को समझने के लिए ये शास्त्र है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, ओके, एंड है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो ह्यूमैनिटीज़ में ये सारे डिसिप्लिन्स आते हैं, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो भाई हमें इसका इतिहास अगर अच्छे से समझना है, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। तो भाई ये हर एक डिसिप्लिन को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि ये कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, ये कैसे ये इसके उत्पत्ति हुई। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ये कैसे पैदा हुए, इसका ओरिजिन क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, और ये डेवलप कैसे हुए समय के साथ। इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे डेवलप हुआ, आर्कियोलॉजी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे डेवलप हुआ, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे जो डिसिप्लिन है कैसे इनका उद्गम हुआ, कैसे इनकी ओरिजिन हुई, कैसे ये स्टार्ट हुए और कैसे ये डेवलप हुए, ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। ये एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग है। तो अगर आप इनको नहीं समझोगे कि कैसे स्टार्ट हुए, कैसे डेवलप हुए, तो आप ह्यूमैनिटीज़ नहीं समझ पाओगे। मतलब तो फिर आप इतिहास को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे तो इंसान की ज़िंदगी कैसे सुधारोगे आप। ओके, ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी। तो भाई ये जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, ये सारे डिसिप्लिन्स अलग अलग, इस सब का उद्गम जो है, आरंभ, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, आरंभ, उद्गम, ये सब फिलोसॉफी में हुई है, दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र क्या है, फिलोसॉफी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग बैठ के सोचते हैं जीवन के बारे में एकदम डीप लेवल तक, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, भाषाएं क्या है, लोग क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र एकदम डीप
सोचना। और लोगों के यही डीप थॉट प्रोसेसेस से फिर साइंस का उद्गम हुआ, आरंभ हुआ, उत्पत्ति हुई। और उसी प्रकार से ये सारे जो है डिसिप्लिन्स, उसका भी उद्गम हुआ, उसका भी प्रारंभ हुआ, उसकी भी उत्पत्ति हुई, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। एंशियंट people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between universe and human existence। भाई जो पुराने जो लोग थे, एंशियंट पुराने ज़माने के लोग, पूरी दुनिया में जितने जितने भी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की चिंतन करने की, स्पेक्युलेट करने की, चिंतन करने की, कि भाई क्या रिश्ता है इस ब्रह्मांड का, इस अनंत ब्रह्मांड का और इंसानी अस्तित्व का, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हम इंसान जो है और ये ब्रह्मांड है, क्या रिश्ता है इसके बीच में। तो इस पे बहुत चिंतन किया, बहुत स्पेक्युलेट किया पुराने ज़माने के लोगों ने। ओके। इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ऑरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, गॉड्स एंड गॉडेसेस, रिचुअल्स एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस। तो भाई ये जो लोगों ने एकदम गहराई से चिंतन किया कि ये ब्रह्मांड क्या है, इंसान क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, तो इसकी वजह से बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक देव कथा कहानी, इसकी उत्पत्ति हुई। बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज कि ये दुनिया कैसे आरंभ हुआ। ठीक है। और दुनिया में क्या यूनिवर्सल ऑर्डर है, लौकिक क्रम क्या है, क्या रीति है इस दुनिया की, कि भाई स्वर्ग है, नरक है, धरती है, पाताल लोक है, क्या है, किस प्रकार का क्रम है, इंसानी जीवन, ह्यूमन लाइफ के बारे में बहुत गहरी सोच। गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवताएं, रिचुअल्स, रिवाज, रिवाजों की भी उत्पत्ति हुई, अलग अलग रिवाज, एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, दार्शनिक अर्थ, भाई अलग अलग एक्सप्रेशंस, लोगों ने अलग अलग अर्थ देने की कोशिश की इंसान की उत्पत्ति की, इंसान के जीवन की, इस ब्रह्मांड की, हमारे सत्य की। क्लियर है। तो वही है, यहाँ पे अभी तस्वीरों से देखेंगे तो यही इंसान का फिलोसॉफिकल प्रश्न, मेरा क्या अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ चले जाऊँगा। और फिर फिलोसॉफिकल आप देख सकते हैं लॉर्स, जैसे कि ये 10 अवतार से पता चलता है कि पहले आप पानी में हुए, फिर परशुराम हुए, फिर भगवान कृष्ण, फिर गौतम बुद्ध, इस प्रकार से ये माइथोलॉजिकल लोर्स, पौराणिक कथाओं से इंसान ने कोशिश की कि हमारे अस्तित्व को जानने के। और ये जो हमारे रिचुअल्स हैं आज, जैसे कि ये करवा चौथ का फास्ट, ओके, जैसे कि रमज़ान के बाद, रमज़ान में जो फास्ट रखते हैं और शाम को इफ्तारी होती है, ठीक है, उस प्रकार से। तो अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग पुस्तकें, उपनिषद्स, महाभारत, ये सब चीज़ों से कोशिश की गई कि कहाँ से आया है इंसान, कौन है, ये सब सत्य को जानने के लिए इंसान ने अपने अपने तरीके बनाए। ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। रूट्स ऑफ द फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन दिस माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो भाई ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, रामायण जो है, उपनिषद में कहानियाँ हैं, 10 अवतार की कहानी है, रामायण है, बहुत सारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, पौराणिक देव कथा कहानियाँ हैं, इसको जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इसमें जड़ है, रूट्स है फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग का, यानी विचार मग्न होने का। यानी हमारे जो एंसिस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो डीप में जाके सोचा है, विचार मग्न हुए, एकदम डीप में जाके जीवन के बारे में सोचा है, वो ये सारी कहानियों में, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, पौराणिक देव कथा कहानियों में ओके पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज हैव थियोरेटिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थियरीज। तो गाइस जो डिसिप्लिन्स हैं ह्यूमैनिटीज के अंदर, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो ये जो सारे डिसिप्लिन्स हैं, इसका जो थियोरेटिकल फाउंडेशन है, मतलब इसकी जो नींव है, इन सारे सब्जेक्ट्स की जो थियरी, थियरी की जो नींव है, जिसको हम कहते हैं सैद्धांतिक नींव,
सैद्धांतिक नींव, यानी उन सारे डिसिप्लिन्स की जो नींव है वो फिलोसॉफिकल थियरीज यानी दार्शनिक विद्या के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि फिलोसॉफी में लोगों ने एकदम गहरी सोच की, शोध की, और उसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग विद्या बनाई, अलग अलग थियरीज बनाई, और वो थियरीज के बेसिस पे ये सारे डिसिप्लिन डेवलप हुए। आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे जो फील्ड हैं ये फिलोसॉफिकल थियरीज के ऊपर बेस्ड है, उसके बेसिस पे इनका फाउंडेशन बना है। क्लियर है? तो अगर इंसान एकदम गहरे में सोचता नहीं और अलग अलग थियरीज नहीं बनाता तो इतने सारे डिसिप्लिन्स ह्यूमैनिटीज में नहीं होते, उनका कोई नींव ही नहीं होता। तो वही यहाँ समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिलोसॉफिकल जो थियरीज हैं, दार्शनिक विद्या जो है, ये लोगों ने गहरी गहरी सोच के हम ऐसे हैं, हम यहाँ से आए हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, या हम इस ब्रह्मांड में क्या है ना, जो भी ये गहरी सोच थी, ये नींव बनी इन सारे डिसिप्लिन्स की, ये सारे डिसिप्लिन्स की वो नींव बनी फिलोसॉफिकल थियरीज। फिर ये आगे आगे बढ़ी एक एक करके। ओके, बस वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज हैव थियोरेटिकल फाउंडेशन, सैद्धांतिक नींव, उनकी जो नींव है वो फिलोसॉफिकल थियरीज पे बेस्ड है। क्लियर? ओके, क्लियर है? ओके। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंट स्टेजेस। तो भाई इसी वजह से अगर आपको इतिहास नहीं पता है, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी इतिहास का इतिहास, पुरातत्व विज्ञान का इतिहास, सोशियोलॉजी का इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी का इतिहास, पॉलिटिकल साइंस का इतिहास, इकोनॉमिक्स का इतिहास, तो ये सब आपको इस सारे फील्ड्स का इतिहास जानना ज़रूरी है इंसान के जीवन के लिए। ठीक है? और वो इतिहास अगर आप जानोगे तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे समय के साथ सोशियोलॉजी डेवलप हुआ, एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ, ठीक है, हिस्ट्री डेवलप हुआ। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपको जानना। तो इज़ दिस क्लियर? ठीक है?